तो गाइस, अनकैनी एवेंजर्स के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एवेंजर्स यूनिटी स्क्वाड कैंग को हराने में कामयाब हो जाती है। हालांकि उन्हें इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। हैवॉक का चेहरा काफी बुरी तरीके से गल चुका है और रॉक के पास उसकी म्यूटेंट पावर्स नहीं है जिससे कि वो दूसरों की मेमोरीज को हासिल कर सके। और अब वंडरमैन उसके अंदर कैद होकर रह चुका है, जबकि एहब रेड स्कल के साथ मिल चुका है। इन लोगों ने कंसंट्रेशन कैंप बना लिए हैं और अब रेड स्कल अपने एस-मैन के हाथों एक्स-मैन को कैंप्स के अंदर कैद करवाना चाहता है। हैवॉक एक दुकान के अंदर खरीदारी कर रहा है और इस टाइम पे वो अपनी कॉस्ट्यूम में है। तब वो सामान लेकर बाहर जाने लगता है, जहाँ एक औरत और उसका बेटा उसको देखकर डर जाते हैं। हालांकि हैवॉक उनके लिए दरवाजा खोलता है और वो लोग हैवॉक को थैंक्स बोलते हैं। अब घर की तरफ जाते हुए हैवॉक सोच रहे हैं, अब मेरा यही चेहरा बचा हुआ है। कैंग को हराने की मुझे एक कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन अर्थ पे कोई ये बात नहीं जानता। लोग मुझे अजीब तरीके से घूरते हैं और इसकी आदत डालने के लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन फिर भी जेनेट मुझसे प्यार करती है और मुझे यही चाहिए। और फिर हैवॉक प्लैनेट एक्स पे जेनेट के साथ गुजारे गए पलों को याद करता है, अपनी बेटी केटी को याद करता है। तभी कोई उसे आवाज लगाता है, लेकिन हैवॉक को कोई दिखाई नहीं देता। वो पूछता है, कौन है वहाँ पे? क्या तुमको ये कोई मजाक लग रहा है? तभी डांसिंग वाटर हैवॉक को किडनैप कर लेती है। इधर लोगन वांडा और रॉक से कह रहा है कि तुम दोनों को फिर से एक साथ देखकर अच्छा लग रहा है। रॉक बोलती है, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि मैंने तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ किया। वांडा बोलती है, चार्ल्स के जाने के बाद तुम अपने होशो हवास में नहीं थी और जब तुमने चार्ल्स की डेड बॉडी को देखा तब ऐसे लगा कि तुमने अपने पेरेंट्स को खो दिया और मैं इस बात को समझ सकती हूँ। तब लोगन बोलता है कि पास्ट की बातों को भूल जाओ, हम सब ने कुछ सबक सीखे हैं, हम सबको एक साथ रहना है, क्योंकि अगर हम एक साथ नहीं रहे तो यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से एपोकलिप्स ट्विंस का जन्म हुआ। मैंने डेकन को मार दिया और इस वजह से अब वो एक हॉर्समैन बन चुका है। मैं बस जेवियर के सपने को पूरा करने का ढोंग करता रहा, इसलिए हमको तुम लोगों की जरूरत है ताकि तुम लोग एक एग्जाम्पल सेट कर सको। रॉक बोलते कि तुमने भी बहुत कुछ सहन किया है। लोगन बोलता है, ये सही नहीं है। मैं क्लोज का यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करता रहा, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि मैंने कौन सी दवाई मचाई है। किसी को मारने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। रॉक बोलती है, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो लोगों को मारना बंद कर चुके हो। तब लोगन अपनी बियर को टेबल पे पटकते हुए बोलता है, रेड स्कल को मारने के बाद कल सुबह रेड स्कल को ढूंढने से पहले पूरी एवेंजर्स यूनिटी स्क्वाड को इकट्ठा होना है, इसलिए तुम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लो। और फिर लोगन वहां से जाने लगता है। रॉक बोलती है, मैं नहीं जानती कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन अभी तुम्हारा हीलिंग फैक्टर पूरी तरीके से वापस नहीं आया है, इसलिए तुम्हें भी थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। लोगन बोलता है कि मुझे बहुत सारी चीजों को सही करना है, तुम्हारी अपनी खुद की प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए तुम मेरे बारे में चिंता मत करो। मैं तुम्हारी आंखों में उदासी को देख सकता हूँ। इतने सालों तुमने अपनी पावर्स को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन तुम फिर से वहीं आ गई। लेकिन तुम चिंता मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा। रॉक बोलती है, मैं कोशिश करूंगी। लोगन कहता है, हम सब यही कर सकते हैं, चलो कल मिलते हैं और उस लाल खोपड़ी वाले कमीने को ढूंढ कर लाते हैं। रॉक बोलते हैं कि अपना ध्यान रखना। लोगन कहते हैं, ओ कम ऑन, मैं इतने सालों अपने हीलिंग फैक्टर की वजह से जिंदा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे हीलिंग फैक्टर के बिना भी मुझे इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता। अब रॉक नीचे आती है और चार्ल्स की तस्वीर के सामने बोलती है, मेरी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। और फिर रॉक वापस कमरे में जाकर वांडा को आवाज लगाती है, लेकिन अंदर जाकर देखती है कि वांडा तो वहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे रेड स्कल के एस-मैन आ चुके हैं। अगले सीन में रॉक सो रही होती है और वो जाकर देखती है कि वो वापस से अपने बचपन वाले घर में आ चुकी है, लेकिन वो सोचती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तभी उसका कुत्ता भौंकने लगता है। तभी चार्ल्स जेवियर उसके सामने आता है और बोलता है कि तुम शांत हो जाओ, मैंने तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे दिमाग की इस याददाश्त को इसलिए चुना ताकि तुमसे आराम से बात हो सके, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ऊपर यकीन करो। चार्ल्स को देखकर रॉक घबरा जाती है। चार्ल्स बोलता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। रेड स्कल मेरी कॉन्शियसनेस को धीरे धीरे खत्म कर रहा है, लेकिन अब भी कुछ हिस्से मौजूद हैं और उन हिस्सों से मैं तुमको बता सकता हूँ कि मैं तुमको अब भी प्यार करता हूँ। रॉक बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी बॉडी मिली थी। चार्ल्स बोलता है कि मैं जानता हूँ, मैंने रेड स्कल को मेरी ट्रू फॉर्म तक पहुंचने से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं लगभग खत्म होने वाला हूँ। जल्दी उसके पास मेरी सारी पावर्स आ जाएंगी। मैं तुम्हें यहाँ पे वार्निंग देने आया हूँ कि जो कुछ रेड स्कल करने वाला है उसे रोकने के लिए तुमको वांडा को उससे दूर लेकर जाना होगा। उसने तुमको जेनोसा के अंदर अपने कैंप्स के अंदर बंदी बना के रखा हुआ है और तुम्हारी गर्दन के ऊपर एक कॉलर लगा हुआ है, जिससे तुम्हारी पावर्स काम करना बंद कर देंगी।
तभी साइमन वहाँ पे आता है और बोलता है कि वो लोग मेरे बारे में नहीं जानते। वो लोग नहीं जानते कि वंडरमैन चार्ल्स जेवियर्स की पावर से आजाद हो सकता है। चार्ल्स बोलता है कि रॉक तुम हमारा सीक्रेट हथियार हो, और एक बात रेड स्कल नहीं जानता कि तुम ताकतवर और साहसी बन चुकी हो। तभी चार्ल्स वहाँ से चला जाता है। रॉक चिल्लाती है, चार्ल्स मुझे छोड़कर मत जाओ। तब हम देखते हैं कि रॉक, वांडा और हैवॉक कैंप्स के अंदर कैद हैं। वांडा रॉक को शांत रहने के लिए बोलती है। हैवॉक बोलता है कि तुम काफी लंबे टाइम से अपने सपने में बोल रही थी। रॉक बोलती है, नहीं वो चार्ल्स था, मैं सच में बोल रही थी। हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। रेड स्कल वांडा का यूज करना चाहता है कुछ बहुत बुरा करने के लिए, और चार्ल्स को लगता है कि मैं रेड स्कल को रोक सकती हूँ। और फिर रॉक बेड़िया तोड़कर आजाद हो जाती है और अपने कॉलर को तोड़ते हुए बोलती है, उस सड़े हुए इंसान को कोई आइडिया नहीं है कि साइमन मेरे अंदर है और उसे इस बात पे बहुत पछतावा होने वाला है। हैवॉक पूछता है, क्या तुम्हें पक्का लगता है कि वो जेवियर्स ही था? रॉक बोलते हैं कि चार्ल्स का कुछ हिस्सा अभी मौजूद है। उसने रेड स्कल को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश की है, और अगर चार्ल्स की जानकारी सही है तो तुम दोनों लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। तब ये लोग बाहर कैंप्स का सीन देखते हैं, जहाँ काफी सारे म्यूटेंट्स को कैद करके रखा गया है, और यहाँ पे चारों तरफ रेड स्कल के एसमैन फैले हुए हैं। तभी इन लोगों को पास के कमरे से जी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो कि मैग्नेटो को टॉर्चर कर रहा है और उसको चिल्लाने के लिए बोलता है। लेकिन मैग्नेटो इतना टॉर्चर सहन करके भी नहीं चिल्ला रहा है। और गाइस, अगर आपको जानना है कि मैग्नेटो यहाँ पे कैसे कैद हुआ, तो आप पिछले मैग्नेटो के 2 इश्यू जरूर देखिए। जी बोलता है कि जब तुमने मेरी फैमिली को तड़पाया था तो वो चिल्ला रहे थे, अब तुमको भी चिल्लाना होगा। मैग्नेटो बोलता है कि मुझे तुम्हारी कोई फैमिली याद नहीं है। जी बोलता है, तुम्हें कैसे याद होगी, तुम तो अपनी वॉर लड़ रहे थे, तुम्हारी एविल ब्रदरहुड ने उनको मार दिया, जबकि मैं उनको बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ उनकी चीखें सुनता रहा। तब मैग्नेटो उसके ऊपर थूकता है, जिसपे जी मैग्नेटो का सिर पकड़कर दबाने लगता है। लेकिन तब वांडा जी को रोक लेती है। वो बोलती है कि तुम मैग्नेटो से बदला लेना चाहते हो, लेकिन तुम ये सब गलत कर रहे हो। अच्छी बात है कि मैं तुमसे बदला नहीं लेना चाहती, क्योंकि तुम मेरे फादर को तड़पा रहे हो। वांडा मैग्नेटो से बोलती है, ओ गॉड, उन्होंने तुम्हारे साथ ये क्या किया? मैग्नेटो बोलता है, मेरी बेटी। जिसपे वांडा बोलते है कि मुझे अपनी बेटी मत बुलाओ। मैग्नेटो बोलता है, लेकिन फिर भी तुम मुझको बचाने आई। जिसपे रॉक बोलती है, क्योंकि हम यहाँ पे कैद थे, हम यहाँ पे तुमको बचाने के लिए नहीं आए। और फिर ये लोग मैग्नेटो को आजाद कर लेते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम चल सकते हो? हमें तुमको यहाँ से दूर लेकर जाना होगा। तब मैग्नेटो अपना हेलमेट पहनते हुए बोलता है, नहीं, मैं लड़ूंगा। वांडा कहती है कि हमें एवेंजर्स को मदद करने के लिए बुलाना चाहिए, लेकिन मैग्नेटो मना कर देता है। बाकी तीनों लोग यहाँ से भागने की प्लानिंग बना रहे होते हैं, लेकिन मैग्नेटो मना कर देता है। वो इन तीनों को समझाने की कोशिश करता है और बोलता है कि हम म्यूटेंट्स को इस तरीके से नरक में छोड़कर नहीं जा सकते, मुझे इनको आजाद कराना होगा और उसके बाद मैं रेड स्कल को मार दूंगा। तभी रेड स्कल वहाँ पे अपने एसमैन के साथ आता है और बोलता है, वेल, तुम कोशिश करके देख सकते हो,